तो हम शुरू करने वाले थे सिविल सर्विसेज के बारे में चर्चा। और ऐसा कहते हैं कि अगर देश की सबसे बड़ी और सबसे कठिन परीक्षा है तो वो मानते हैं कि वो है सिविल सर्विसेज की तैयारी। और इसको लेकर कई बच्चों में भ्रांतियां भी हैं। कई बच्चे दिग्भ्रमित भी हो जाते हैं। बेटा अपने आप म्यूट करो कि मुझे ना मेरा डाइवर्जन म्यूट की तरफ ना हो। आप अपने आप ऑटोमेटिकली म्यूट करेंगे और कैमरे को करेंगे ऑन। अपने कैमरेज को कर लो ऑन और बाकी वॉइस को कर लो म्यूट। ठीक है ना। तो शुरू करते हैं हम फिर एक बार फिर से। और सिविल सर्विसेज की तैयारी के बारे में ये बहुत भ्रांतियां हैं देश में। और युवा क्या करते हैं, कभी फेसबुक, कभी व्हाट्सअप, कभी यूट्यूब और न जाने कितने ही जगह से संसाधन जुटाते हैं, इंफॉर्मेशन जुटाते हैं और फिर लग जाते हैं तैयारी में। और बेसिकली तैयारी में क्या लगते हैं, वो सिविल की तैयारी में ही तैयारी में लगे रहते हैं और कई वर्षों तक तैयारियां करते रहते हैं कि सिविल की तैयारी कैसे करनी है। तो ये एक बहुत बड़ा भ्रम है। और उससे तैयारी की तैयारी करते करते लग जाते हैं कई वर्ष। तब तक पता चलता है कि समय गुजर गया बहुत ज्यादा। और फिर नए नए मेंटर बनाते हैं, कोचिंग जाते हैं, क्लासेस जाते हैं और फिर दिल्ली आते हैं और फिर वही सिलसिला चलता है कई वर्ष तक। और तब तक हो जाते हैं अटेम्प्ट समाप्त। तो फिर यात्रा हो जाती है बड़ी दुखद। तो इस उम्र पर जरूरी है कि जब बच्चे स्कूल के समय में या कॉलेज के विद्यार्थी हैं तभी से यदि सही दिशा दे दी जाए या मार्गदर्शन सही मिला जाए तो ऊर्जा सही दिशा में जा सकती है और आपके आईएएस बनने की संभावनाएं बहुत हद तक बढ़ जाती हैं। तो आवाज पहुंच रही है। बेटा आवाज को म्यूट कर लो, है ना। हमें बार बार ना कहना पड़े ना। ये विद्यार्थी जीवन का सबसे बड़ा अंश और अंग है अनुशासन। तो अनुशासन भी जब बोला जाए तभी बोलना है। तो विलंब नहीं करेंगे और शुरू करेंगे हम। हमारे आज के मेहमान आदित्य जी, जो कि वर्च्यू आईएएस के फाउंडर, सीईओ, डायरेक्टर हैं। और आदित्य जी के बारे में कुछ बताऊंगा कि आदित्य जी पिछले कई वर्षों से सिविल सर्विसेज के बच्चों को मेंटरिंग कर रहे हैं। पहले विजन आईएएस से भी कई वर्ष तक जुड़े रहे और उसके बाद वाजीराव एंड रवि के साथ भी उन्होंने अपनी सेवाएं दी। उसके बाद फिर उन्होंने अपना एक उद्यम खड़ा किया है और अपनी इच्छा शक्ति के साथ और दृढ़ संकल्प के साथ कई विद्यार्थियों को आज मेंटरिंग कर रहे हैं और बच्चे उच्च शिखर छू रहे हैं, तैयारी करते करते अपना मार्ग पा रहे हैं। तो आदित्य जी आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के इसमें आपका सिलेक्शन जो है वो मेंस एग्जाम में आपको मिले हुए मार्क्स से पता चलता है। अच्छा। हाँ, और मेंस एग्जाम में आपके 9 सब्जेक्ट्स होते हैं। अच्छा। 4 सब्जेक्ट्स जो होते हैं वो सामान्य अध्ययन के जीएस 1, 2, 3, 4, जिसके अंडर अलग अलग सब्जेक्ट्स यूपीएससी ने सिलेबस के तौर पे दिए हैं। दूसरे 5वां और 6वां सब्जेक्ट होता है ऑप्शनल सब्जेक्ट, जो आप अलग अलग मतलब ऑप्शनल सब्जेक्ट की यूपीएससी ने एक लिस्ट दी है। अच्छा। वो लिस्ट में से आप कोई भी ऑप्शनल चूज कर सकते हैं, राइट। ओके। 7वां सब्जेक्ट होता है आपका एसए पेपर। अच्छा जी, और ऐसे पेपर में भी आपके अलग अलग टॉपिक्स पूछे जाते हैं, जिसमें 8 ऑप्शंस होते हैं या फिर 8 ऐसे टॉपिक्स होते हैं। 2 सेक्शंस में, सेक्शन ए, सेक्शन बी। वो 8 टॉपिक्स में से आपको 2 टॉपिक्स पे ऐसे लिखना होता है। अच्छा। और 8वां और 9वां पेपर होता है लैंग्वेज पेपर्स। इसमें इंग्लिश लैंग्वेज जो है वो कंपलसरी होती है सबके लिए। और दूसरी लैंग्वेज होती है रीजनल लैंग्वेज। तो रीजनल लैंग्वेज में से आप जिस रीजन से बिलोंग करते हैं वो आप लैंग्वेज चूज कर सकते हैं। ओके। अब लैंग्वेज पेपर्स का इंपॉर्टेंस ऐसा है कि जबकि लैंग्वेज पेपर्स के मार्क्स टोटल स्कोर में काउंट नहीं होते। अच्छा। अगर इन लैंग्वेज पेपर्स में आपको क्वालिफाइंग मार्क्स नहीं मिलते, अच्छा, तो आपके बाकी पेपर्स चेक नहीं होते। अच्छा अच्छा। मतलब यहाँ थोड़ा इंटरप्ट करूंगा। इसका मतलब ये कि जो लैंग्वेज का पेपर है सिविल सर्विसेज मेंस में, तो सबसे पहले क्या उसी की कॉपी चेक होती है, उसके बाद सारे सब्जेक्ट की कॉपी चेक होती है? जी। अच्छा, ओके। लैंग्वेज पेपर का ये फिर इम्पोर्टेंस है, उसका स्कोर में, टोटल स्कोर में उसका स्कोर काउंट नहीं होता। अच्छा। पर उसके एक मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स होते हैं। अगर आप वो क्वालिफाई करते हैं तो ही आपके बाकी 7 पेपर्स चेक होंगे। ओके, दैट्स ग्रेट। अदरवाइज आप डिबार कर दिए जाओगे, मतलब आपके पेपर्स बाकी चेक नहीं होते। अच्छा अच्छा। तो इससे यूपीएससी हमको मैसेज देती है कि लैंग्वेज को भी आप इतना लाइटली नहीं लीजिए। बिल्कुल लैंग्वेज बिल्कुल। पे भी ध्यान दीजिए। आपका एक साहित्य जीवन जो है वो भी एक्टिव बनाए रखिए। अच्छा। जैसे मैं आपके पीछे रखी हुई किताबों को देख रहा हूँ तो इससे आपकी रुचि पता चलती है। थैंक यू थैंक यू। मतलब इतना नहीं, पर स्टूडेंट्स ने एक बेसिक नॉलेज रखनी चाहिए लैंग्वेजेस का। एक इसमें राइटिंग बेसिक। स्किल, जी जी।
हाँ, प्लीज। राइटिंग स्किल्स और टॉकिंग स्किल्स इसमें देखी जाती है। अच्छा, राइट ओके। जी। एक चीज और ये भी। हो गया हाँ, प्लीज गो ये हो गया दूसरा चरण। अब तीसरा चरण होता है, वो होता है पर्सनालिटी टेस्ट, या फिर जिसको हम कॉमनली इंटरव्यू बोलते हैं। अच्छा अच्छा, ओके। जी। अब यूपीएससी जब ये मेंस एग्जाम कंडक्ट करती है, उसके बाद 2 से 3 महीने में उसका रिजल्ट आ जाता है, पेपर्स वगैरह सब चेक करने के बाद। अच्छा और हर साल यूपीएससी एक कट ऑफ डिसाइड करती है अलग अलग कैटेगरीज के लिए। अच्छा अगर अच्छा। आप वो कट ऑफ क्रॉस करते हैं तो हम्म। आप इंटरव्यू स्टेज के लिए या फिर पर्सनालिटी टेस्ट के लिए आप एलिजिबल हो जाते हो। ओके। और इंटरव्यू में भी फिर आपके अलग अलग पैनल्स जो होते हैं यूपीएससी के, जिसमें कुछ हम्म। लोग होते हैं बैठे हुए, वो आपका इंटरव्यू लेते हैं। उसको ओके। भी मार्क्स अलॉट होते हैं। अच्छा। आउट ऑफ 275 आपको कुछ मार्क्स अलॉट होते हैं। हम्म। और उसका भी फिर इम्पोर्टेंस है। काफी स्टूडेंट्स जो हम्म। मेंस में जिनका एवरेज स्कोर है और इंटरव्यू में उनको बहुत अच्छे नंबर मिले, उनका सडनली रैंक बढ़ जाता है या फिर सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। अच्छा। या फिर ऐसा भी होता है कि कुछ स्टूडेंट्स को मेंस में बहुत अच्छे मार्क्स है पर इंटरव्यू में बहुत कम मार्क्स मिले हैं, हम्म। तो फिर उनका सिलेक्शन का मतलब सिलेक्शन के चांसेस कम ज्यादा हो जाते हैं। तो इससे ओके। हमको ये पता चलता है कि आपको अपने पर्सनालिटी पे, हम्म। आपको अपने एट्रीब्यूट्स पे, आपको अपने स्किल्स पे भी ध्यान देना है, ना कि सिर्फ किताबी नॉलेज पे या फिर ना कि सिर्फ रिटर्न एग्जाम पे। राइट। ओके। क्योंकि एक अफसर के तौर पे जब आप सिलेक्ट होंगे, हम्म। तो आपका फर्स्ट एक्सपोजर, फर्स्ट इंप्रेशन एक ऑफिसर के तौर पे आपके पर्सनालिटी से झलकेगा। उसके ओके। बाद फिर आपका नॉलेज वगैरह काम आएगा आपके डे टू डे रूटीन में। राइट। ओके। यस। तो ये भी पैनल चेक करता है कि आप अंडर प्रेशर कैसे चीजों को डील करते हैं। अच्छा। तो जी। इसका मतलब है कि जो जो आपने जब कह रहे हैं कि पर्सनालिटी की आवश्यकता होती है, तो इसमें जी जो स्किल्स, मतलब स्टूडेंट्स जो जैसे आज ये स्टूडेंट्स हैं हमारे सामने, तो क्या इनको स्किल्स को रेगुलरली सीखते रहना चाहिए? कम्युनिकेशन स्किल, बात करने का तरीका, या अपने आप को एक्सप्रेस करने का तरीका, कॉन्फिडेंस, क्या ये अभी से शुरू कर देना चाहिए, स्कूल के समय से या कॉलेज के समय से? ऐसा होना चाहिए? जी जी जी। मुझे लगता है ये एक रूटीन का पार्ट होना चाहिए। अच्छा। और भला ही कोई एग्जाम दे ना दे, हम्म। पर अगर आप अपनी पर्सनालिटी को डेवलप करते हो, हम्म। तो आपको अपने रूटीन लाइफ में, आपको आपके डे टू डे लाइफ में भी उसका फायदा होने ही वाला है। अच्छा। अच्छी पर्सनालिटी से एक आपका सोशल एक्सपोजर बना रहता है, हम्म। आपका नेटवर्क बढ़ता है। बिल्कुल उसके बाद अगर आप प्राइवेट जॉब में भी जाते हो, उस पर आपका इंप्रेशन थोड़ा सा सही रहता है, आपकी एक यूनिक पर्सनालिटी झलकती है सबके सामने। बिल्कुल बिल्कुल आपको लीडरशिप पोजीशन में जाने का मौका मिलता है। बिल्कुल बिल्कुल आपकी फैमिली लाइफ, सोशल लाइफ, ये सब स्टेबल रहता है। तो बिल्कुल। आई थिंक पर्सनालिटी पे हर स्टूडेंट ने काम करना चाहिए डेली बेसिस पे। अच्छा। चाहे वो विजिबल एक्सप्रेशंस हो, वो कम्युनिकेशन स्किल्स हो, वो इंटरपर्सनल स्किल्स हो, हम्म। चाहे पॉजिटिव एटीट्यूड रखने की आदत हो। ओके। राइट। ओके। चाहे ह्यूमर को यूज करने की आदत हो, जिससे हम्म। कभी कभार हमको लाइफ में ऐसे मौके आते हैं, सिचुएशंस आती है कि हम जो चाहते हैं वो नहीं होता, हम्म। होता है, तो वो भी बिल्कुल। हमको डील करने की आदत होनी चाहिए। बिल्कुल तो ट्रू। ये एक पर्सनालिटी का ट्रेट है। राइट। बिल्कुल बिल्कुल। ओके। तो जी इसका मतलब ये कि ये जो आईएएस की तैयारी जैसे बच्चे आप कह रहे हैं, तो एक तरह से ये पर्सनालिटी का ही एग्जाम है, अगर अगर अलग तरह से कहा जाए तो एक व्यक्तित्व का एग्जाम है पर्सनालिटी का इन कि। अ वे हम कह सकते हैं कि अगर आपको आपके पर्सनालिटी ट्रेट्स आपके डेवलप्ड है, या फिर आपकी वो वैसा करने की तैयारी है, हम्म। और आपका एक पॉजिटिव एटीट्यूड है, आपके मेहनत करने की तैयारी है, हम्म। अ, और आपको एक जो साझा होता है जिसमें यूपीएससी बच्चों को थोड़ा सा ढालने की कोशिश करते हैं, हम्म। और उनको हर स्टेज पे टेस्ट करती है, हर चयन पे टेस्ट करती है। ओके। तो अगर ऐसा आपका है, तो आपके सिलेक्शन होने के चांसेस बढ़ते हैं। ओके। तो यूपीएससी सिर्फ एक एग्जाम नहीं है। हम्म। ऐसा कह सकते हैं कि यूपीएससी की प्रिपरेशन, यूपीएससी की जो जर्नी है, वो हम्म। एक वे ऑफ लाइफ, हम ऐसा कह सकते हैं। ओके, दैट्स गुड, वे तो ऑफ लाइफ एक तरह वो से ऐसे कह सकते हैं, हाँ। जो उसमें ढल गया, हम्म। उसकी दुनिया पार हो गई। क्या बात है, क्या बात है, बहुत अच्छा। जी बच्चों जो जी भी आप सुन रहे हो ना, बच्चों को उससे मेरा आग्रह है कि जो भी आप सुन रहे हो ना बेटा, उनको लिखते रहना, क्योंकि ये बहुत ही वैल्यूएबल वर्ड्स होने वाले हैं। अगर आप लिखेंगे तो आपके साथ में रहेगा ये जो कुछ भी कंटेंट है ना, और आप उसको बार बार देखेंगे, पढ़ेंगे, तो आपको कुछ सीखने को मिलेगा। बाद में भी आप अपने आप को रिफाइन कर सकते हैं उस चीज के साथ में, तो पेन पेंसिल लेकर बैठे। अच्छा आदित्य जी, एक प्रश्न और भी आता है, ये बड़ा बहुत कॉमन सा प्रश्न है
कि कौन कर सकता है इसकी तैयारी? मतलब क्या इसमें परसेंटेज का कोई 90% वाला बच्चा तैयारी करे, 80 वाला तैयारी करे, कि टॉपर ही तैयारी करे? कौन करे? ये भी एक प्रश्न आता है बच्चों को। कई बार डरते हैं कि बच्चा ज्यादा परसेंटेज से पास नहीं हुआ 12th क्लास में या ग्रेजुएशन में नहीं आया उतना अच्छा परसेंट, तो क्या ये परसेंटेज से संबंधित है? इसका कुछ संबंध है? कैसे, मतलब तैयारी के दौरान ऐसा कुछ है क्या? मुझे नहीं लगता इसमें परसेंटेज का कुछ रोल है। अच्छा। मतलब यूपीएससी सिर्फ और सिर्फ नॉलेज की टेस्ट नहीं है, या फिर सिर्फ इंटेलिजेंस की टेस्ट नहीं है। ओके। यूपीएससी इसके अलावा आपका हार्ड वर्क, हम्म। आपकी कंसिस्टेंसी, हम्म। आपका प्रेशर विथस्टैंड करने की आदत, अच्छा। आपका इमोशनल इंटेलिजेंस, मतलब इमोशनल सिचुएशंस में आप कितना खुद को स्टेबल रख पाते हो, हम्म। और आपका कितना विल पावर स्ट्रांग है कि अगर मुझे कोई चीज करनी है तो मैं उसके लिए पूरी मेहनत करूंगा, जी तोड़ मेहनत करूंगा, और उसको करके हासिल करके फिर ही मानूंगा। ओके। तो वो जो एक विल पावर होती है अंदर से, एक आपका जुनून होता है, हम्म। वो चाहिए। ओके। क्योंकि ऐसे भी बहुत एग्जांपल्स है जिन्होंने ग्रेजुएशन में 45% 50% ऐसे मार्क्स आए हैं, उनको आईएएस आईपीएस मिला है, उन्होंने कुछ साल मेहनत करी, बिल्कुल उनको बिल्कुल उसका फल मिला। बिल्कुल। ऐसे भी कुछ लोग हैं जो बहुत टैलेंटेड थे, 9.5 समथिंग उनका ये रहा था, परसेंटेज हम्म। रहा था, हम्म। मगर उनका फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पाया। तो हम ऐसा नहीं कह सकते कि सिर्फ होशियार लोग ही इसमें सिलेक्ट होते हैं, या फिर सिर्फ आईआईटीएन, सिर्फ डॉक्टर्स और इंजीनियर्स बड़े बड़े कॉलेज में से पास आउट हुए ऐसे ही होते हैं, ऐसा नहीं है। अच्छा। रूरल बैकग्राउंड के लोग भी सिलेक्ट होते हैं, हम्म। फिनेंशियल फैमिली बैकग्राउंड इतना अच्छा नहीं था पर उन्होंने स्ट्रगल करना नहीं छोड़ा, उनका भी सिलेक्शन होता है। हम्म। और जो लोग ऑलरेडी मतलब टैलेंटेड है, और वही टैलेंट और वही मेहनत उन्होंने पढ़ाई में भी दिखाई, यूपीएससी में भी दिखाई, उनका भी सिलेक्शन होता है। हम्म। मैं ये नहीं कहूंगा कि टैलेंटेड लोग नहीं होते, मैं ये कहता हूँ कि वो होते होते हैं। हम्म। उसके साथ साथ बाकी लोग मेहनत हम्म। भी काम करती है। अच्छा। अपने कुछ ऐसे दो चार ट्रेड्स बना के रखिए और उन पे ज्यादा वर्क करिए, वो अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स बना के रखिए। ओके। उसमें से आई थिंक चार पांच मैं अगर बताना चाहूँ तो मेरे हिसाब से हार्ड हम्म। वर्क है, अच्छा। दूसरा है कंसिस्टेंसी, अच्छा। तीसरा है पेशेंस। पेशेंस, धैर्य। पेशेंस, हाँ। जी धैर्य। अगर ओके। आपको यूपीएससी की प्रिपरेशन करनी है तो हम्म। आपको धैर्य बहुत काम आएगा। ओके। ऐसा कई बार हो सकता है कि आप पूरे साल भर अपना मोटिवेशन सस्टेन ना कर पाए, या हम्म। फिर आपके अच्छे से पूरी पढ़ाई के बावजूद किसी स्टेज में आपका बिकॉज ऑफ कंपटीशन और रिलेटिव कंपटीशन आपका सिलेक्शन ना हो। हम्म। तो ये क्वालिटीज आप में होनी चाहिए। चौथा, कि आपको पूरा सिलेबस वगैरह अच्छे से कवर करना होगा, उसको बार बार रिवाइज करते रहना पड़ेगा। अच्छा। राइट। डेफिनेटली। और पांचवा, मॉडर्न 21st सेंचुरी जो अलग अलग डिस्ट्रैक्शंस है, यस यस। स्पेशली यूथ में ये ज्यादा पाया जाता है कि वी आर हाईली डिस्ट्रैक्टेड। We are बिल्कुल। distracted by social media. We are distracted by our peer groups. We हम्म। are distracted by family and relatives expectations. हम्म। तो हम इन डिस्ट्रैक्शन से अगर दूर रहेंगे तो हम अपने गोल पे फोकस कर पाएंगे। ओके। तो मेरे हिसाब से ये पांच चीजें हैं जो एक